Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 29th of January 2021। तो 29 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट रिवीजन सीरीज चल रही है और सीसैट की रिवीजन सीरीज चल रही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 एज द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल। तो इसको बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट में कि 1952 में वर्ल्ड कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल के रूप में इसको बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन कस्टम्स मैटर। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2 and 3। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पोस्ट इंडिपेंडेंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इन 1957। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है टुगेदर विद चंद्रशेखर आजाद ही स्टार्टेड अ वीकली पेपर कॉल्ड शक्ति। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली या 1, 2 and 3। Question number 3 is the inequality virus report is recently released by which of the following organizations। इनमें से किसने रिलीज किया है inequality virus report को? ऑप्शंस आर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑक्सफैम इंटरनेशनल या ऑक्सफोर्ड हेल्थ अलायंस। इजी क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड में वीडियो के खत्म होते समय मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा। अब न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है जनवरी 27। अब जनवरी 27 का रेलिवेंस क्या था कि ये इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे था। याद रखिएगा जनवरी 27 वाज द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। होलोकॉस्ट आप सबको पता होना चाहिए कि ये वो पीरियड है जब जूइश और इन लोगों के साथ काफ़ी बर्बरता दिखाई गई, स्पेशली इन द हिटलर रिजीम। याद रखना आप लोग, हिटलर रिजीम में जीनोसाइड हुआ था नाजी जर्मनी कैंप्स में। जर्मनी में नाजी कैंप्स लग रहे थे जहाँ पर ज्यूज के साथ बहुत सारा जीनोसाइड और ये सब चीज़ें हो रही थी। एंड बच्चों को, बूढ़ों को मारा जा रहा था, कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जा रहा था। इट वाज हेल लाइक सिचुएशन फॉर देम एंड दैट पीरियड ऑफ 1941 to 45 वाज द होलोकॉस्ट पीरियड। और इसी समय जो जीनोसाइड हुआ उसके रिमेम्बरेंस में ही ये होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो यूएन है उसने ऑर्गेनाइज किया। एंड 27 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो 27 जनवरी को इसलिए चुना गया to commemorate the liberation of Auschwitz concentration camp by the Red Army in 1945। तो ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप में जो लिबरेशन हुआ था, इनके जो लोग थे उनका लिबरेशन किया गया फ्रॉम द ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप। ये बहुत फेमस कैंप था, है ना। ऑशविट्ज का कंसंट्रेशन कैंप बहुत ज़्यादा फेमस था, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स जो समय बनाए गए थे उनमें से एक था। तो ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप से लिबरेशन जो हुआ था लोगों का वो 1945 में रेड आर्मी द्वारा किया गया था ऑन 27 जनवरी। इसी को याद करने के लिए होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। दूसरी न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशंस हैव रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट टाइटल एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क। तो एक एमर्जिंग ग्लोबल रिस्क के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने जिस प्रॉब्लम को बताया है वो बताया कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो डैम्स है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, आपका डैम्स आएंगे। तो ये जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है इन लोगों की। एंड बहुत ज़्यादा रिस्क ये पोज करते हैं, दे पोज अ ग्रेटर रिस्क, क्योंकि कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी बहुत सारा फ्लडिंग और ये सारी चीज़ें इनके कारण हो सकती है। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड
ये जो रिपोर्ट है इट वॉज कंपाइल्ड बाय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज कैनेडियन बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटीज कैनेडियन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, उसने इसको कंपाइल किया। एंड दिस एनालिसिस वॉज डन ऑन द डैम डीकमिशनिंग और एजिंग फ्रॉम यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान, इंडिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो कहाँ से लिए गए थे? यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जापान, इंडिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट ये बताती हैं कि द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट सम 1000 लार्ज डैम्स इन इंडिया विल बी अराउंड 50 years old इन 2025। तो फाइंडिंग्स ने बताया कि 2025 में बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, डैम्स ऐसे रहेंगे इंडिया के जो 50 साल से ज़्यादा पुराने हो जाएंगे। It warns that such aging structure across the world pose a growing threat। तो ये रिपोर्ट में बोला गया है कि ये जो इतने 50 साल 100 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर पोजिंग अ ग्रेटर थ्रेट, है ना। एंड रिपोर्ट ऑल्सो नोट्स दैट बाय 2050 मोस्ट ऑफ द अर्थ विल लिव डाउन स्ट्रीम ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ डैम दैट वर बिल्ट इन द 20th century। तो ये रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि 2050 तक मोस्ट ऑफ द कंट्री विल बी लिविंग डाउन स्ट्रीम ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ डैम दैट वर बिल्ट इन द 20th century। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे एक सी में एक और इंडिया के डैम मुल्ला पेरियारू डैम के बारे में बता दूं आपको। ये एक मेशनरी ग्रेविटी डैम है ऑन द पेरियार रिवर इन केरला। केरला के पेरियार रिवर में मुल्ला पेरियारू डैम जो है मेशनरी डैम के रूप में बनाया गया। इट इज लोकेटेड 881 मीटर अबव द मीन सी लेवल एंड इट स्टैंड्स ऑन द कार्डमम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है एंड कार्डमम हिल्स लगते हैं यहाँ पे। एंड दिस डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1887 टू 1895। अब आप सोचो कि 1887 से 1895 के बीच में जॉन पेनीक्विक द्वारा ये बनाया गया था। आप सोचो इतना पुराना है, 100 साल पार हो चुके हैं, है ना। पूरा पेरियार नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है इस डैम के रिजर्वायर के अराउंड। तो पूरा पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ बिल्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लयार एंड पेरियार रिवर। मुल्ला पेरियार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुल्लयार रिवर और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस में इसको बनाया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मुल्ला पेरियार, ठीक है ना। एंड ये काफ़ी पुराना है, आपको ये बताने के लिए कि काफ़ी पुराना एंड रिस्की भी है ना, काफ़ी रिस्की भी है मुल्ला पेरियार डैम, इसलिए इसको एग्जाम्पल अलग से दिया गया है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस अनदर थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। पहला आएगा एडिटोरियल, और काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। इसमें दो अच्छी डिफिनीशंस भी आपको पता चलेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से भी। ग्लोबल एंटी ट्रस्ट एंड द चैलेंज ऑफ बिग टेक। अब यहाँ पर आर्टिकल में जो चीज़ स्टार्ट की गई है ऑथर ने, वो बोली है कि जो बिग टेक्स हैं, बिग फर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सारे जो इन्होंने मोनोपोली जो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जो मतलब जो इतने बड़े ये फर्म्स बन चुके हैं कि दे आर मोनोपोलाइजिंग नाउ, और ये अपने राइवल्स को सर्वाइव नहीं करने दे रहे हैं। अभी इशू आया था बीच में, अगर आपको याद हो, जिसमें ये बोला गया कि सजेशन भी दिया गया कि फेसबुक को क्या करना चाहिए कि अलग कर देना चाहिए व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को, उसका डिवीज़न कर देना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फर्म है और ये पूरा मोनोपोलिस्टिक हो गया है। सेम गूगल के साथ, एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ ऑलरेडी डील कर लेता है, और एंड्रॉयड फ़ोन्स में ऑटो मतलब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी गूगल का रहता है, डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी गूगल का रहता है ना एंड्रॉयड फ़ोन्स में। तो जीमेल, गूगल क्रोम, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो यही चीज़ ऑथर ने बोली है कि ये जो है ये मोनोपोलिस्टिक चीज़ें हैं और ये कंपटीशन को ख़त्म कर रही हैं। दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर कॉम्पिटिटर्स एंड ऑल। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या इसके इशूज़ हैं और क्या इनको कंट्रोल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथर जो चीज़ें स्टार्ट करेगा, तो सबसे पहले ऑथर ने जो चीज़ें स्टार्ट की वो AT&T का एग्जाम्पल लिया है। AT&T यूएस में डिपार्टमेंट टेलीकॉम का बहुत बड़ा प्लेयर था, टेलीकॉम प्लेयर था AT&T, और उसको 1982 में ये डिक्टेट किया गया कि AT&T को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा AT&T का। मतलब इतना बड़ा फर्म बन गया था, टू बिग हो गया था एंड इतना मोनोपोलिस्टिक हो गया था AT&T कि उसको ब्रेक डाउन करने का बोला गया। अब लेकिन ऑथर ने कहा कि इस AT&T से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो अभी का सोशल मीडिया है या जो इंटरनेट है उसको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते और क्या डिफरेंस है, वो ऑथर ने बताया है। पहला डिफरेंस ऑथर ने बताया कि द इंफॉर्मेशन गुड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट फर्म्स ऑफ टुडे इज लार्जली नॉन राइवल। जो इंफॉर्मेशन गुड है
इस समय जो प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू, इंफॉर्मेशन गुड मतलब कि जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब नॉन राइवल है। नॉन राइवल मतलब कि द कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वन डज नॉट अल्टर द वैल्यू ऑफ द अदर्स। मतलब फेसबुक जो है वो इंस्टाग्राम की वैल्यू नहीं कम करेगा, व्हाट्सएप जो है वो टेलीग्राम की वैल्यू नहीं कम कर रहा है, समझ रहे हो? मतलब वो दोनों को ही बराबर स्पेस मिल रहा है, स्पेस बराबर मिल रहा है। यूज कौन किसको कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन स्पेस बराबर मिला है। ऐसा नहीं है कि अरे यार फेसबुक आ गया तो अब टेलीग्राम आ ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है ना। फेसबुक आ गया तो टेलीग्राम भी आ गया, व्हाट्सएप आया तो फिर टेलीग्राम आया, टेलीग्राम आ गया तो सिग्नल भी आ गया। मतलब अभी 10 और बनने चाहे तो 10 और बन जाएंगे, ये मैटर नहीं करता है कि उनमें यूजर उनको यूज करेंगे कि नहीं, लेकिन अगर 100 भी बनना चाहे तो बन जाएंगे। लेकिन जब हम नेटवर्क की बात करते हैं या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं तो वो लिमिटेड नेटवर्क है, क्योंकि ऑक्शनिंग होती है, आप सबको पता है स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग होती है, बैंडविड्थ आपको मिल जाती है, फिर आप उस बैंडविड्थ का यूज़ नहीं कर सकते। तो AT&T वाला केस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो बैंडविड्थ वेस्ट था और वहाँ पर उसके कंजम्पशन के कारण दूसरे को जगह नहीं मिलेगी, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि फेसबुक है तो भी व्हाट्सएप आ जाएगा, तो भी ऑर्कुट आ जाएगा, तो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर एक बार स्पेक्ट्रम एक बैंड चला गया तो वो बैंड फिर दोबारा तो नहीं मिलेगा ना सबको, है ना। तो यही वाली बात है कि ये नॉन राइवल है। और जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर और आपके AT&T वाला केस था वो राइवल केस था, जिसमें एक को मिल रहा है तो दूसरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखो, टेलीकॉम सर्विसेज दे आर विद इन द जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज ऑफ द रेगुलेटर। तो जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो एक जुरिस्डिक्शनल बाउंड्री के अंतर्गत आते हैं, जैसे किसी स्टेट में आ रहा होगा, किसी कंट्री में आ रहा होगा, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में आ रहा होगा। और इस कारण से क्या होता है कि ये रेगुलेटर की बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं, रेगुलेटर की बाउंड्री के अंदर आ जाते हैं। जब रेगुलेटर की बाउंड्री के अंदर आते हैं तो रेगुलेटर हैज द पावर टू ले डाउन द रूल्स एंड ऑर्डरली फिर बिहेवियर वो मेंटेन करवाता है, लाइसेंसिंग का, ये सारी चीजें का। तो रेगुलेटर के जब बाउंड्रीज में आप आओगे तो आपको उसके रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। फिर एंटी कॉम्पिटिशन, ये सारे जितने लॉज रखते हैं वो सारे लगाए गए और इस कारण से AT&T को फिर ब्रेकअप किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंटरनेट फर्म्स हैं, जो इस तरीके के गूगल हो गया, ये अक्रॉस द बाउंड्रीज ग्लोबली बिल्कुल काम कर रही हैं एंड ये यूबिक्विटस इंटरनेट के कारण बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुके हैं। इनको कोई रेगुलेटर बाउंड्री आप नहीं बता सकते कि फेसबुक की बाउंड्री कहां पर है, कहां पर बाउंड्री भाई, हर गांव से लेकर के, इंडिया के गांव से लेकर के ब्राजील के गांव तक वो हर जगह फैला हुआ है। तीसरा ये है कि जो इंटरनेट गुड्स हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो एक्सक्लूडेबल है या नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक्सक्लूडेबल नहीं है ऐसा माना जाता है। टेलीकॉम डेफिनेटली एक्सक्लूडेबल है। टेलीकॉम एक्सक्लूडेबल इसलिए है क्योंकि उसमें अलग से इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल में क्या अंतर है। लेट मी टेल यू अ वेरी प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है एनी पब्लिक गुड। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है पब्लिक गुड एवरीवन हैज एक्सेस टू यूज एंड देयर यूज डज नॉट डिप्लीट देयर अवेलेबिलिटी। मतलब एक यूज करेगा तो ऐसा नहीं कि वो डिप्लीट हो जाएगा, दूसरे को नहीं मिल पाएगा। एंड यू कैन नॉट एक्सक्लूड अ ग्रुप ऑफ पर्सन फ्रॉम यूजिंग दैट, इसीलिए इनको नॉन एक्सक्लूडेबल बोलते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल एक्चुअली में पब्लिक गुड्स होते हैं, हर व्यक्ति यूज कर सकता है, किसी व्यक्ति को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वहीं पे इसको कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है सिंस टेलीकॉम में, इसलिए उसको एक्सक्लूडेबल बोला गया कि जो लोग कनेक्शन लेते हैं उन्हीं को मिलता है, जो लोग नहीं लेते उनको नहीं मिलता। लेकिन वैसे इंटरनेट देखो तो आजकल तो इतना, अब यहाँ पे डिबेटेबल इसीलिए लिखा है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में देखो यहाँ पे लिखा है इट इज डिबेटेबल वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट फर्म्स आर एक्सक्लूडेबल और नॉट। क्यों डिबेटेबल है? क्योंकि इंटरनेट आजकल ऑलमोस्ट फ्री मिलने लगा है ना, ऑलमोस्ट फ्री मिलने लगा है, ऑलमोस्ट एक पब्लिक गुड की तरह हो गया है। देयरफॉर ये अभी भी एक डिबेट बना हुआ है कि क्या ये पब्लिक गुड है या मतलब एक्सक्लूडेबल है या नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन टेलीकॉम में तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि वो एक्सक्लूडेबल है, क्योंकि उसमें इंटरनेट कनेक्शन, अलग से कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, अलग से आपको सेट लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरनेट जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेयर आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पब्लिक फर्म प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स ला रहे हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स जब लाते हैं कोई चीज़ तो उनके लिए एक प्रॉपर मॉडल होता है। मॉडल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वो अपना पैसा लगाते हैं, ना कि टैक्स पेयर का पैसा। गवर्नमेंट क्यों नहीं चार्ज करती है? गवर्नमेंट इसलिए चार्ज नहीं करती है
क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसे से काम कर रही है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द टैक्स पेयर्स मनी, वो तो आपके ही पैसे से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके लिए चार्ज नहीं करेगी पब्लिक गुड्स के लिए। लेकिन जो नॉन पब्लिक गुड्स हैं, नॉन पब्लिक यानी कि जैसे सपोज इंटरनेट, डिबेटेबल मैंने बोला, अब इसको मानते हैं कि इंटरनेट भी एक प्राइवेट प्लेयर ही प्रोवाइड कर रहा है। चूंकि इंटरनेट एक प्राइवेट प्लेयर प्रोवाइड कर रहा है, देयरफॉर टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगाएगा। अगर वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगाएगा तो वो खुद का पैसा लगाएगा। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, जुकरबर्ग खुद का पैसा लगा रहा है ना, तो ऐसे चीजें हैं ना। तो यहाँ पे जब खुद के पैसे लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दे विल हैव अ मोनेटाइजेशन मॉडल एज वेल। तो यहाँ पे ऑथर ने उसको सपोर्ट भी किया है, इसीलिए इनके पास एक मोनेटाइजेशन मॉडल होता है और इस मॉडल के तहत ये क्या करते हैं कि एड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, पर्सनलाइज्ड एड देते हैं। और पर्सनलाइज्ड एड्स देने के लिए ही जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन, उसका मोनेटाइजेशन किया जाता है। तो वही वाला रीजन यहाँ पे पूरा चीज ऑथर ने समझाया कि क्यों थर्ड पार्टी शेयरिंग होती है पर्सनल डेटा की। दूसरा रीजन ऑथर ने दिया, द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स वारंट इंक्रीजिंग द सब्सक्राइबर बेस एंड गार्नरिंग एज मच मार्केट एज शेयर एज पॉसिबल। तो ये इंटरनेट बेस जो है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स का जो बेस है वो नेटवर्क इफेक्ट के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये बहुत ज़्यादा नेटवर्क इफेक्ट कर चुके हैं, शोकेस कर चुके हैं। मतलब इनका बहुत बड़ा बेस है, यूज़र बेस बहुत बड़ा है और ये लगभग ऑलमोस्ट हर सर्विस में यूज़ होते हैं। ऑथर ने बोला कि कुछ अच्छे पॉइंट भी है, जैसे कि गूगल मैप्स हो गया। गूगल मैप्स आपका कितना ज्यादा यूज होता है, इनफैक्ट एपीआई के साथ लिंक करके गूगल मैप्स को, अभी तो उन्होंने ये भी कहा कि कोविड वैक्सीन कहां कहां दे रहे हैं एग्जैक्टली, हम उसको भी पिन पॉइंट बता देंगे, ठीक है ना। इसी कारण से कई बार जब इनका नेटवर्क बेस इतना बढ़ जाता है कि ये फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग करने लायक हो जाते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है बता देता हूं, ये भी डेफिनेशन याद रखना। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है इलीगल एक्ट ऑफ सेटिंग प्राइसेस वेरी लो, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा है मोनोपोलीज ऑफ सेल जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप 10 जूते बना रहे हो और अगर आप करोड़ों जूते बना रहे हो, तो दोनों में किसका जूता ज़्यादा सस्ता होगा? जो करोड़ वाला होगा उसका जूता ऑलमोस्ट ज़्यादा सस्ता होगा, है ना, बहुत सस्ता होगा, इनफैक्ट फ्री में होगा। तो यही ऑथर ने बोला कि प्रीडेटरी प्राइसिंग वो इलीगल एक्ट है जिसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए जाते हैं। क्यों कम कर दिए जाते हैं? ताकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स को रिमूव कर दिया जा सके, तो इसको प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं। लेकिन जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है वो वायलेट करती है एंटी ट्रस्ट लॉ को। याद रखिएगा, एंटी ट्रस्ट जो लॉ है वो यही है कि आप प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं करेंगे, है ना। तो कभी कभी कॉम्पिटिटर्स को ड्राइव आउट करने के लिए ऐसा भी किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिक चीज़ ये है, दिमाग में लगाना है पॉलिसी मेकर्स को कि किस तरीके से इंटरनेट फर्म्स को कंट्रोल किया जाए फ्रॉम अब्यूजिंग देयर पावर, फ्रॉम अब्यूजिंग देयर मोनोपोली। ये सब चीज़ों को अब्यूज़ करने से कैसे रोका जाए। तो यहाँ पे ऑथर ने जो एग्जाम्पल सजेशंस दिए हैं वो बोला है कि एक ट्रेडिशनल वे हो सकता है कि टू सब्सिडाइज द गुड्स दैट क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं उनको आप सब्सिडाइज करना शुरू करो। एंड गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टैक्स सब्सिडी टू दोज इंटरनेट फर्म्स इन रिटर्न फॉर देयर ऑर्डरली बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस। अगर कोई इंटरनेट फर्म ऑर्डरली बिहेवियर कर रहा है मार्केट प्लेस में तो आप उसको सब्सिडी प्रोवाइड करो। दिस इज द फर्स्ट सजेशन विच द ऑथर सेज। दूसरा, Google and Facebook must negotiate a fair payment with news organizations for using their content in Facebook's newsfeed and Google search। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाहिए कि इनको दूसरे मोनेटाइजेशन मॉडल्स भी देखने चाहिए। अगर आपको मोनेटाइजेशन मॉडल ही देखना है तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग ना करो। गूगल एंड फेसबुक को क्या करना चाहिए, एक फेयर पेमेंट निगोशिएट करना चाहिए थ्रू द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, और कहना चाहिए कि हम आपकी न्यूज़ फेसबुक फीड में, गूगल सर्च में दिखाएंगे, शोकेस करेंगे, ठीक है ना। और कंट्रोल्ड एक्सपेंशन होना चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, जो इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनका कंट्रोल्ड एक्सपेंशन करो। ऐसा नहीं हो कि पूरा ओवर रोल आउट ऐसा कर दो कि सबके सब कर दो, है ना, विदाउट हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड स्मॉल कॉम्पिटिटर फर्म्स। तो कॉम्पिटिटर फर्म्स को भी मत हर्ट करो और यूजर्स को भी मत हर्ट करो, एंड बहुत कंट्रोल्ड वे में अपने सर्विसेज प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करो। यहाँ पे ऑथर ने यह भी कहा कि पब्लिक वॉइस इज अनदर मेथड। पब्लिक वॉइस बहुत स्ट्रांग मेथड है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में 2015 में हुआ था, ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल्स को अवॉइड करने के लिए फ्री बेसिक्स प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। फेसबुक का फ्री बेसिक्स तो वहां पर उस प्रोग्राम को खत्म किया गया बिकॉज इट वाज वायलेटिंग द नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स। ये ऑथर ने सजेशंस दिए हैं कुछ। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स गिवन बाय द ऑथर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। दिस आर्टिकल वाज गुड आर्टिकल एंड इसको याद रखिएगा, इसके पॉइंट्स को। आगे मूव करते हैं।
देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनका उनको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी। उत्तर प्रदेश विंस द बेस्ट टैब्लो अवार्ड। तो उत्तर प्रदेश को बेस्ट टैब्लो अवार्ड दिया गया अमंग द 32 टैब्लोज, जिसमें कि 17 फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरीज थे, 9 फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, एंड 6 फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री थे। ठीक है ना। तो दीज वर द थिंग्स विच पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे टैब्लो, और 32 टैब्लो थे टोटल। उनमें से उत्तर प्रदेश को बेस्ट टैब्लो दिया गया, अवार्ड दिया गया। इसकी थीम क्या थी उत्तर प्रदेश के टैब्लो की? अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जो थीम ऑफ उत्तर प्रदेश टैब्लो वाज अयोध्या द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ पे इसको दिया गया अवार्ड। दूसरा अवार्ड दिया गया त्रिपुरा को, एंड तीसरा दिया गया उत्तराखंड को। सेकंड त्रिपुरा एंड थर्ड आपका उत्तराखंड दिया गया। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि त्रिपुरा और उत्तराखंड के टैब्लो ने क्या शोकेस किया था। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, सर्च करिए और आप बताइएगा कि क्या शोकेस किया गया था इनके टैब्लो द्वारा। जयशंकर सजेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर चाइना टाइज। अब एस जयशंकर जी हैं, उन्होंने पहले तो बताया कि चाइना और इंडिया में इशू कहाँ कहाँ आ रहा है। तो कहाँ कहाँ इशू आ रहा है, जैसे कि चाइना ने रिलेक्टेंस शो किया है टू डील विद सम ऑफ इंडियाज मिलिट्री कमांड्स, जैसे कि नदर आर्मी कमांड को होस्ट करने से मना कर दिया था चाइना ने। वहीं पर चाइना ने इंडिया के जो मेंबरशिप थी टू द न्यूक्लियर NSG ग्रुप में उसके लिए अपोज किया। इंडिया की UNSC में परमानेंट मेंबरशिप को अपोज किया। फिर ब्लॉकेज किया UN लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट जो पाकिस्तानी हैं उनको मतलब कि उसके भी रेजोल्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की। देन CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उससे इंडिया की सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर रहा है चाइना। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज हैं, प्लस बॉर्डर इश्यूज। तो आप सबको पता ही है कि जो बॉर्डर में टेंशन हुए 1975 के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट टेंशन जो थे वो अभी 2020 में हमको देखने को मिले। अब यहाँ पर ऑथर ने कुछ सजेशंस दिए जिसको वो 3 म्यूचुअल्स एंड 8 ब्रॉड पोजिशंस बोलते हैं। ठीक है ना। 3 म्यूचुअल्स एंड 8 ब्रॉड पोजीशंस। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा टर्म है जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बारे में आपको मेंस में लिखने के लिए आता है। अमूमन ये GS2 में आपका आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन वाले हिस्से में, तो वहां पर आपको ये डालना पड़ेगा 3 म्यूचुअल्स एंड 8 ब्रॉड पोजीशंस। अब वो 3 म्यूचुअल्स क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, 3 म्यूचुअल्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट, दीज आर द की डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। अब पोजीशंस क्या क्या है? तो पहली पोजीशन है एग्रीमेंट ऑलरेडी रीच्ड मस्ट बी अडहेयर्ड टू इन देयर इंटायरिटी। तो पहला जो पोजीशन एस जयशंकर जी ने लिया है वो ये लिया है कि जो एग्रीमेंट ऑलरेडी रीच हो चुके हैं दे मस्ट बी अडहेयर्ड टू देयर इंटायरिटी, उनको पूरा इंटायरिटी के साथ फॉलो करने की जरूरत है। दूसरा इन्होंने बोला कि बोथ साइड्स दे नीड टू स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व एंड रिस्पेक्ट द LAC एंड एनी अटेम्प्ट टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस क्वो वाज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। तो दूसरा इन्होंने बोला कि दोनों साइड्स को LAC को रिस्पेक्ट करना चाहिए और कोई भी ऐसी अटेम्प्ट जो कि इसके स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज कर रहा हो वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। तीसरा इन्होंने कहा कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बॉर्डर एरियाज वाज द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिलेशनशिप इन द अदर डोमेन्स। अगर बॉर्डर एरियाज में पीस रहेगा, ट्रैंक्विलिटी रहेगी, तभी दूसरे एरियाज में आपके साथ हम बात कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं। चौथी पोजीशन जो इन्होंने ली है वो ये है दैट he said was that while both remain committed to a multipolar world they should recognize that a multipolar Asia was one of its essential constituents। बहुत अच्छा पॉइंट है। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो आप बोल रहे हो, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, लेकिन मल्टीपोलर एशिया भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चाइना सोच रहा है कि एशिया में एक वही बस पावर है, बट ऐसा नहीं हो सकता ना। चाइना को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एशिया के अंदर भी अलग अलग पावर है। यही चीज इंडिया बोल रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड तो ठीक है, इवन मल्टीपोलर एशिया भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज अनदर 4th पॉइंट। 5th पॉइंट है while each state has its interest, concerns and priorities, sensitivities to them could not be one-sided and relations were reciprocal in nature। तो 6वां पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जो ये रिलेशनशिप है ये रेसिप्रोकल है, सिर्फ आपके इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपके कंसर्न्स नहीं है, सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, है ना, एंड दोनों के दोनों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही चीज 7वां पॉइंट देखो आप लिखा है
एज राइजिंग पावर्स नाइदर शुड इग्नोर द अदर सेट ऑफ एस्पिरेशंस। तो राइजिंग पावर दोनों ही है, तो एक दूसरे के एस्पिरेशंस को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई तुम्हारा भी एस्पिरेशन हो सकता है, हमारा भी एस्पिरेशन हो सकता है, ठीक है ना। एट्थ पॉइंट, जो एट्थ पोजीशन है, while there will always be divergence and differences, their management is essential to ties। तो आठवीं पोजीशन जो एस जयशंकर जी ने ली है वो यही है कि डाइवर्जेंस और डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन उनका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइज। तो ये 3 म्यूचुअल्स एंड 8 जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल रिमेंबर देम, इनको नोट कर लो और आंसर राइटिंग में यूज कर लेना। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे रिकॉल्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ एससी इन 1950। अब एक्चुअली 28 जनवरी था, अभी कल 28 जनवरी था, तो यहाँ पर एस.ए. बोबडे जी ने 70 साल पहले, सॉरी 71, आई थिंक 71, 71 साल पहले, 1950 में था ना, तो 71 साल पहले जो पहली सिटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की उसको रिमेंबर किया। तो याद रखिएगा 71 ईयर्स एगो, 71 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार यहाँ पे सिटिंग की थी अंडर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कोर्ट चैम्बर इन पार्लियामेंट हाउस ऑन जनवरी 28। तो कोर्ट चैम्बर इन पार्लियामेंट में ही, पार्लियामेंट हाउस के कोर्ट चैम्बर में किया था जनवरी 28, 1950 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे जी ने उस चीज़ को याद किया, है ना, दैट इज द थिंग विच ही रिमेंबर्ड। एंड उन्होंने कहा कि उस समय जो आज की सिटिंग है इससे 71 साल पहले सिटिंग हुई थी, एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट टुक प्लेस ऑन 28 जनवरी 1950। ये भी आप फैक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और उस एडिटोरियल में जो मैंने चीज़ें बताई थी वो भी याद रखना कि उसमें जो नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स है ना, और जो मैंने आपको बताया कि प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखा करो, जो मैं बेसिक फैक्ट भी बताता हूँ ना एडिटोरियल में भी, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस जी ने पहले चीफ जस्टिस को भी याद किया, हरीलाल जेकी सुंदास कानिया, H.J. कानिया बोलते हैं, मैं हरीलाल जे कानिया बोलते हैं, सर हरीलाल जे कानिया, सॉरी सर हरीलाल जे कानिया, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। एंड बीनीथ द बैनर हेडलाइन, जब द हिंदू में अगले दिन जब न्यूज़ आई और बैनर हेडलाइन के पीछे लिखा था सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड, द वर्ड्स वर गार्डियन ऑफ लिबर्टी। तो आज भी सुप्रीम कोर्ट का वही काम है, गार्डियन ऑफ लिबर्टी, है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबर्टी टू लिव एंड प्रॉस्पर, ये सारी चीज़ें जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं हिस्सा है। आगे मूव करते हैं। यूएस विल रीजॉइन द डील इफ ईरान इज कंप्लायंट। अब यहाँ पे यूएस ने बोला कि JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं ईरान डील, ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। तो यूएस ने कहा कि अगर ईरान कंप्लायंट रहेगा तो हम दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि 2018 में ये डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली इससे विड्रॉ कर लिया था और सैंक्शंस लगा दिए थे। तो वही चीज़ ईरान कह रहा है कि भाई आपने ही विड्रॉ किया, आपने ही सैंक्शन लगाया और पहला स्टेप भी अब आपको ही लेना है, हम थोड़ी लेंगे स्टेप। तो वही वाली बात यहां पे है। अगला है न्यूजीलैंड टॉप्स द कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग। अब एक इंडेक्स निकाला गया है कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स, और इस परफॉर्मेंस रैंकिंग इंडेक्स को निकाला किसने है? लोवी इंस्टीट्यूट है, आपका ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट। इसने निकाला है कि कोविड का कितना इम्पैक्ट ज्योग्राफी में था, अक्रॉस द ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इम्पैक्ट हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे इम्पैक्ट हुआ और उसको हैंडल कैसे किया गया। तो जो बेस्ट कंट्रीज निकली हैं वो न्यूजीलैंड एंड वियतनाम थे। न्यूजीलैंड एंड वियतनाम वर रैंक्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द पैंडेमिक। तो न्यूजीलैंड एंड वियतनाम वर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द पैंडेमिक। यूएसए, और इसमें 98 कंट्रीज की रैंकिंग हुई, इंडिया की रैंकिंग 86 थी, याद रखेगा 98 में इंडिया की रैंकिंग 86 थी एंड यूएसए की रैंकिंग 94 थी एंड ब्राजील वाज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। तो ब्राजील वाज एट द बॉटम, यूएसए वाज एट 94th पोजीशन और इंडिया वाज एट 86th पोजीशन। ताइवान, थाईलैंड एंड साइप्रस वर इन टॉप 5। तो पहला मैंने बता दिया आपको, न्यूजीलैंड बता दिया, वियतनाम बता दिया, फिर ताइवान, थाईलैंड और साइप्रस, ये टॉप 5 कंट्रीज हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखिए एशिया में तो आपका साउथ एशिया रीजन में श्रीलंका की बेस्ट रैंकिंग थी, आपका रैंकिंग 10 था इसका, मालदीव्स का 25 था, पाकिस्तान का 69 था, नेपाल का 70 था एंड बांग्लादेश का 84 था। एंड इस रैंकिंग में चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया। चाइना को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा था वो बिल्कुल सही नहीं था और पूरा डेटा भी नहीं था, दैट वाज द थिंग।
इकोनॉमिक सर्वे टू बी टेबल्ड टुडे, आज इकोनॉमिक सर्वे को टेबल किया जाएगा, है ना। और ये जो प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज है उसमें मैं इकोनॉमिक सर्वे का जस्ट भी आपको बताऊंगा, 6 से 7 लेक्चर लगभग इकोनॉमिक सर्वे पे भी मैं बनाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। इकोनॉमिक सर्वे जो पहली बार आया था तब आया था 1950-51 में, याद रखिएगा 1950-51 में, 1950-51 में पहली बार आया था इकोनॉमिक सर्वे, एंड 1964 तक इट वाज प्रेजेंटेड विद द यूनियन बजट, और 1964 के बाद इसको अलग कर दिया गया बजट से, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है? इकोनॉमिक डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि इसको प्रिपेयर करता है। ओवरऑल गाइडेंस रहता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, ठीक है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का गाइडेंस रहता है। और इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है बजट सेशन में, ठीक है ना, एक दिन पहले, नॉर्मली बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इट इज प्रेजेंटेड, एंड फिनेंस मिनिस्टर इसको प्रेजेंट करते हैं। क्या गवर्नमेंट को मैंडेटरी है इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना? तो नहीं, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल, लेकिन वो एक कन्वेंशन बन गया है और उसको किया जाता है। क्या इंडिया एकमात्र कंट्री है जो कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है? ये भी नहीं, इंडिया एकमात्र कंट्री नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज को कर रही है, ठीक है ना। प्रसाद बैट्स फॉर इंडियन 5G कोर नेटवर्क, यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि इंडिया का खुद का 5G नेटवर्क होना चाहिए। 2G 3G 4G में हम पीछे रह गए, 5G में हम पीछे नहीं रहेंगे। इंडियाज गोल्ड डिमांड फेल टू 25 ईयर लो इन 2020, 2020 में इंडिया का जो गोल्ड डिमांड था वो 25 सालों में सबसे कम हो गया, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, याद रखना, एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, वर्ल्ड के लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स का हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, एंड इट कवर्स द मार्केट विच कंप्राइज अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड एनुअल गोल्ड कंजम्पशन। तो ये एनुअल गोल्ड कंजम्पशन का जो 3/4 कंज्यूम करते हैं उन सबका एक ग्रुप है, नॉन प्रॉफिट, एंड इसमें फिर वही देखते हैं कि कितना गोल्ड कंजम्पशन हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। हेडक्वार्टर इसका यूके लंदन में, याद रखिएगा ये भी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लेट मी टेल यू द आंसर्स वंस अगेन, मैं थोड़ा भूल गया। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड। तो पहला सवाल मैंने पूछा था आपसे कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही सही है, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर भी है ना, ये सब सही है। गोविंद वल्लभ पंत का आंसर होगा 1 और 2, तीसरा गलत है, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ इन्होंने शक्ति नहीं बनाया था। एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की जरूरत है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न को दिया जा चुका है। वायरस इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट जो है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल सी। सो दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।